स्पीकर। जहाँ भी लगे मैं वही तो कह रहा हूँ धार्मिक स्थल कि ये आग लगाने का काम है, ये बीजेपी कर रही है। जब जब चुनाव आएंगे ये आग लगाएंगे, और हम आग बुझाने वाले लोग हैं। ये यात्रा इसलिए निकल रही है, हम आग बुझाने का काम कर रहे हैं। ये लोग जिस तरह के, आप बताइए, दिल्ली में सरकार लेके बैठे हो, देश के अधिकांश राज्यों में सरकार है। ये महंगाई पे बहस नहीं होनी चाहिए, किसान नाराज है तो समर्थन मूल्य के ऊपर कोई बात नहीं होनी चाहिए, ईआरसीपी पे कोई बात नहीं होनी चाहिए। मूलभूत समस्याएं जो देश की जनता की है उससे ध्यान कैसे हटाए? अगर आप माइक हटा दोगे तो किसके पेट में रोटी जाएगी, बताना मेरे को। तो सतीश पूनिया जी नए नए नेता बने हैं, अभी उनका भविष्य क्या होगा ये उनको पता नहीं है, पर ज़्यादा बड़बोले नहीं बोलना चाहिए आदमी को। बात वो करो जो राजस्थान की जनता के हित में हो। आप महंगाई खत्म करने के लिए एक बार प्रधानमंत्री से मिलने गए बीजेपी का कोई दल कि साहब लोग परेशान है, नरेगा में हमारी कटौती हो रही है, जो गरीबों के लिए लाइफ लाइन है, जीवन दायिनी है, जो कांग्रेस की सरकार ने शुरू की, जिसका मजाक उड़ाया प्रधानमंत्री जी ने, उस नरेगा में मजदूरी बढ़ाने के नाम पे कभी गए प्रधानमंत्री जी के पास? आज कोयले का संकट है, बीजेपी का कोई डेलीगेशन जाके मिला भारत सरकार से? भारत सरकार का कोयला मंत्री कह रहा है कोयले की कोई कमी नहीं है। जब कोविड में लोगों को ऑक्सीजन की कमी पड़ रही थी तब भारत सरकार का मंत्री, इनका चिकित्सा मंत्री कह रहा था देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। तो फिर मर कैसे रहे लोग? ये लज्जाजनक बातें हैं। सार्वजनिक जीवन में बचना चाहिए इन चीज़ों में। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी तय है। अगर कोई भारत सरकार में बैठा है, अगर कोई राज्य सरकार में बैठा है और सरकार की कोई गलती लगे, जरूर प्रतिपक्ष को बोलना चाहिए। लेकिन ये कहाँ से लाउड स्पीकर हटाऊंगा, कहाँ पे आग लगा दूंगा, यही बीजेपी का या विपक्ष का दायित्व है क्या? शर्म आनी चाहिए उनको इस तरह के वक्तव्य में। पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल नाम की चीज़ नहीं है, सारा प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। अच्छे अस्पताल हैं, निजी अस्पताल। आपकी जेब में पैसा होगा तो आप इलाज करा सकते हो। सरकारी स्कूल बंद कर दिए और प्राइवेट स्कूल जो फीस लेते हैं बड़ी बड़ी, वो अच्छे खुल गए। तो इसमें मरा कौन है? गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय परिवार। और हम खुले में बोल रहे हैं, वहाँ कोई जवाब बीजेपी नहीं दे पा रही है। और ये कोविड का हालत तो ये हुई है वहाँ कि अस्पतालों में बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन मिली नहीं लोगों को। सबसे ज़्यादा ज़रूरत ज़िंदगी बचाने के लिए ऑक्सीजन की होती, वेंटिलेटर थे नहीं वहाँ पे। रेमडेसिविर इंजेक्शन यहाँ राजस्थान में निःशुल्क मिल रहा था। टोसिलीजुमैब जो 40,000 का इंजेक्शन था, हमारी सरकार निःशुल्क दे रही थी, लेकिन वहाँ कालाबाजारी हो रही थी। रेमडेसिविर जो 6,000 का इंजेक्शन आता है, जीवन रक्षक इंजेक्शन, वो बीजेपी के दफ्तर में पहुँच गया गुजरात में। यहाँ तो हमने कांग्रेस के दफ्तर में एक भी रेमडेसिविर दिया हो तो आप गवाहो। इस तरह की धांधलियाँ वहाँ हुई है। और आज हमारे तो एक पेपर लीक हुआ और लोगों को अरेस्ट किया गया, त्वरित कार्रवाई हुई, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को बर्खास्त किया गया और जो भी यहाँ अधिकारी थे उन पर कार्रवाई हुई। कुछ लोग जेल भी गए। वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ 14 पेपर लीक हो गए एक के बाद एक, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं। इन्हीं की पार्टी का आदमी है वो, जो भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष बना हुआ है। मतलब एक लाज शर्म की बात जो होती है ना, तो यहाँ बीजेपी को कोई नैतिक अधिकार नहीं इन बातों पर बोलने का। और सबसे बड़ी चीज़ है, गुजरात ड्रग्स की तस्करी का अड्डा बन गया है। हज़ारों करोड़ की ड्रग्स, हेरोइन, ये एक पोर्ट पे, पर्टिकुलर पोर्ट पे हर रोज़ पकड़ी जा रही है। ये किस मुंह से? अब आज बताइए आप, एक हमारे एमएलए जिग्नेश मेवानी जो दलित समाज से आते हैं, प्रधानमंत्री जी वहाँ आए, उनको अपील की उसने ट्वीट करके कि आप अगर गुजरात में आए तो ये आपका प्रदेश है, आपका स्वागत है, लेकिन मेहरबानी करके यहाँ अमन और शांति और भाईचारे की अपील करके जाए। तो क्या देश के प्रधानमंत्री से एक नागरिक देश का ये अपील नहीं कर सकता? क्या हुआ उसका? आसाम में इनकी सरकार है, वहाँ उसके खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हुए और उसको अभी परसों बेल मिली है। अरे भाई, इस तरह से आप डील करोगे? लोग अगर प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं करेंगे कि आप देश में शांति और सद्भाव की अपील करो, भाईचारे की अपील करो, क्या यही रास्ता है देश की एकता? और देखिए, अगर 2014 से पहले की
महंगाई की स्थिति को आज हम देखते हैं और मोदी जी के, उनके पार्टी के नेताओं के, क्योंकि आज तो विजुअल का ज़माना है, जो आज मैं टेलीविज़न पे बोल रहा हूँ उसको आप कितने भी साल बाद सुन सकते हो। नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बारे में हमेशा केंद्र सरकार को जिम्मेदार माना। मेरे पास सारा ऑडियो विजुअल है। और कांग्रेस की सरकार थी, हम कहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए तो ये मार्केट तय करता है, इंटरनेशनल मार्केट। तब ये कहते थे कि नहीं, ये देश की भारत सरकार तय करती है, प्रधानमंत्री तय करता है। चलिए ठीक है, उस टाइम क्रूड ऑयल के दाम क्या थे? 140-45 बैरल प्रति लीटर डॉलर वो क्रूड ऑयल का दाम था। तब हम 70 में यहाँ पर बेच रहे थे। आज क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हुए हैं और यहाँ कीमतें बढ़ी है। मतलब आप जो टैक्स लगा रहे हो मनमोहन सिंह की सरकार में और इनमें तुलना करोगे तो मेरे ख्याल से 3-4 गुना तो ये पेट्रोल पे लगा रहे हैं और 6-7 गुना ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं डीजल के ऊपर। रसोई गैस का सिलेंडर जो 350 रुपये में मिलता था आज 1000 पार कर गया, 1050 हो गया। और ये खामोश हैं। करौली में दंगा कैसे हो, हिम्मतनगर में दंगा कैसे हो, दिल्ली में दंगा कैसे हो, ताकि महंगाई के बारे में बात ही नहीं हो। और देश की जनता आज 16 राज्यों में भीषण, तो कोयले की कमी की वजह से बिजली का संकट है आज, और ड्रिंकिंग वाटर की ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। 122 साल में इतनी गर्मी देश ने कभी नहीं देखी। कहाँ है देश की सरकार? क्या आप इसके बारे में उपाय कर रहे हैं? अभी मैंने कल ट्वीट देखा, ऑस्ट्रेलिया से निर्यात करने का रास्ता खुल गया कोल का। अब पता करो कि ऑस्ट्रेलिया में किसकी कोल की माइनिंग है। ये जो खेल चल रहा है ना, 2 लोग चला रहे हैं और 2 लोग लाभ ले रहे हैं। ये 4 लोगों के बीच में देश चल रहा है, गरीब पिस रहा है। आज मैं गुजरात का प्रभारी हूँ, वहाँ हालत ये है कि 7000 स्कूलें बंद की इन्होंने। वहाँ कोविड में कम से कम 3-4 लाख लोगों की मौत हुई है। राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर बहुत मजबूती से वो लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। हम पूरी कांग्रेस जो जन है, हमारी विचारधारा पे हमें गर्व है कि हम कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं। हमें गर्व है हम देश को जोड़ने वाले लोग हैं। हमें गर्व है कि हम तिरंगा का सम्मान करने वाले लोग हैं। हमने इस कांग्रेस पार्टी ने देश में इतना लंबा शासन किया है, आम गरीब के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए, महिला के लिए, पंचायत राज कायम करने के लिए। नेहरू जी 10 साल से ज़्यादा जेलों में रहे हैं और ये नेहरू जी पर आरोप लगाते हैं, गांधी परिवार पर आरोप लगाते हैं। गांधी परिवार, इस देश को बहुत बड़ी कुर्बानी दी है गांधी परिवार ने। तो बात कहने की यह है कि हमारे प्रदेश में 2023 में हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतने फैसले किए। 2023 में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी और 2024 में राहुल जी के नेतृत्व में देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ, और इस विश्वास से इसलिए कह सकते हैं कि थोड़े दिन झूठ का राज चल सकता है, अंत में सत्य जीतता है। और सत्य जब पता लगेगा लोगों को धीरे धीरे। अभी हम जब जवाजा के आगे जब गौरव यात्रा को हमने रिसीव किया, सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई थे, सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पे हेम सिंह शेखावत थे, जो महिलाएं बैठी थी, मैंने उनसे सवाल किया, रघु शर्मा जी, सारे नेता बैठे थे। मैंने कहा महंगाई किसने बढ़ाई? महिलाएं जोर से बोली, मोदी जी ने बढ़ाई। ये रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल, कमाल हो गया। जब सरकार हमारी थी तब तो ये रसोई गैस, वो स्मृति ईरानी वो सिलेंडर लेके दिल्ली में प्रदर्शन कर रही थी। जब ये मोदी जी क्या बोल रहे थे आप निकाल के देखो उनके वीडियोज, और आज चुप है बिल्कुल। यहाँ के सारे सांसद हैं इतने निकम्मे हैं, कोई काम के नहीं हैं। जो इस प्रदेश की जनता उनसे अपेक्षा करती थी, 25 के 25 MP है, एक MP की हिम्मत नहीं है जो महंगाई के खिलाफ मोदी जी के पास ज्ञापन दे सके। एक MP में ये हिम्मत नहीं है जो ERCP के लिए जाके वहाँ दिल्ली में बात कर सके। कोरोना का जब हुआ, रघु शर्मा जी चिकित्सा मंत्री थे, पूरा मंत्रियों का दल दिल्ली जाके, और ये इतने वहाँ ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए कोई रेस्पॉन्स नहीं। किस मुंह से ये बात कर सकते हैं? आखिर सत्य जीतेगा और आप देखेंगे कि जनता समझेगी। ये पब्लिक है, सब जानती है।
जी नमस्कार। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। इस उपलक्ष्य में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये आज़ादी की गौरव यात्रा साबरमती आश्रम जो गांधी जी ने जहाँ आप थोड़े तो साबरमती आश्रम से ये गौरव यात्रा शुरू हुई और हमारे प्रदेश के पूर्व चिकित्सा मंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी गुजरात सम्मानीय और हमारे अजमेर जिले के लाडले नेता आदरणीय रघु शर्मा जी ने वो गौरव यात्रा को वहाँ से साबरमती से शुरू किया और 600 किलोमीटर चल के आज वो अजमेर जिले की बॉर्डर पे वो प्रवेश की। अजमेर जिले का नागरिक होने के नाते भी रघु शर्मा जी हम सब नेताओं ने उस यात्रा को, हम उन सौभाग्यशाली लोगों में हैं कि उस गौरव यात्रा का स्वागत करने का हमें मौका मिला। सारे मुद्दों पे रघु शर्मा जी ने आपको विस्तार से बता दिया कि आज़ादी की गौरव यात्रा निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अभी जिस ढंग का देश में माहौल बना है, एक डर का माहौल बना हुआ है, एक दहशत का माहौल है और न केवल सामान्य नागरिक दहशत में है बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, उसकी भी हालत किसी से छुपी हुई नहीं। जिस ढंग से केंद्रीय एजेंसियाँ, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, कई मीडिया हाउसेज पे भी हुआ है। आपने देखा है पिछले दिनों प्रदेश की सरकार को अस्थिर करने के लिए किस ढंग से षड्यंत्र किया गया, लेकिन हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले हैं, पोषक हैं उसके, उन्होंने राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से और हमारे यहाँ के विधायकों के आशीर्वाद से न केवल मोदी जी का और अमित शाह जी के षड्यंत्र को उन्होंने करारा जवाब दिया, बल्कि पूरे देश में ये मैसेज गया कि ये गांधी विचारधारा पहले भी रेलिवेंट थी, आज भी रेलिवेंट है, आगे भी रेलिवेंट है।